आवाज़ की दुनिया के सभी दोस्तों को राजीव का नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डिजिटल दुनिया में। आज डिजिटल माध्यम से मैं बाबा नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास रतिनाथ की चाची का 11वां एपिसोड रखने जा रहा हूं। इससे पहले 10 एपिसोड तक मैंने आप लोगों को अनवरत रखा। आप लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं रखी, अच्छा लगा मुझे। आप लोग ऐसे ही अपनी निरंतरता बनाए रखें और अपनी प्रतिक्रियाएं ऐसे ही लिखते रहें। मेरा उद्देश्य यही है कि आप सभी को हिंदी साहित्य की, मैथिली साहित्य की जो भी विधा है वो सब कुछ आपको इस मोबाइल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच जाए। तो लीजिए आज का ये 11वां एपिसोड। इस 11वें एपिसोड का शीर्षक दमयंती की गोलैसी। दमयंती ने टोल पड़ोस के प्रमुख मुंहजोर औरतों को इकट्ठा कर लिया। दोपहर के बाद का समय था। अपने अपने परिवार को खिला पिलाकर खुद खा पीकर औरतें जब निश्चिंत होती है तो ज्ञान गोष्ठी का सबसे निर्विघ्न समय होता है। एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा, जो मौजूद न रही उसका छिद्रान्वेषण, अर्थ धर्म काम मोक्ष, काशी प्रयाग गंगा यमुना और जाने क्या क्या। आज की गोष्ठी में रामपुर वाली चाची, सन्नों की माँ दम्मो फूफी, शकुंतला और जनक किशोरी शामिल हुई थी। दम्मो फूफी अपने भतीजे की मस्की हुई चादर में जाली मढ़ रही थी। रामपुर वाली चाची और सन्नों की माँ अपनी अपनी तकली लिए आई थी। शकुंतला के तकिए के खोल पर रंग बिरंगे सूतों में नक्काशी निकालना था। जनक किशोरी के नाखून जरा बड़े बड़े थे, वह नौहरनी लेती आई थी। रामपुर वाली चाची के साथ उसकी 10 साल की लड़की बागो भी थी। बागो के हाथ में हनुमान चालीसा था। पीला धागा सुई में डालते हुए शकुंतला ने कहा, दमो दीदी, दोपहर में तुम्हें सोने की आदत नहीं है क्या? रामपुर वाली चाची ने अभी तक तकली चलाना प्रारंभ नहीं किया था। वे प्यूनियाँ बना रही थी। काम पर नज़र रखकर ही बोली, खाकर तुरंत सबको नींद नहीं आती। अपनी सुई रोक कर दमयंती मुस्कुराई। नींद का कोई ठिकाना नहीं। जनक किशोरी वहीं मिट्टी पर नहरनी की धार ठीक कर रही थी। उसने जब देखा कि सबसे मनोरंजक बात को छोड़कर ये लोग बहकी जा रही है तो उससे रहा नहीं गया। वो बोली, उमानाथ की माँ मायके से आई है। फूफी, तुम्हारे यहाँ आम तो जरूर भिजवाया होगा। इसका जवाब फूफी के बदले रामपुर वाली ने दिया। कहा, हमारे यहाँ भी 2 मालदा आम रत्ती देने आया था, लौटा दिया। दमयंती का चेहरा खिल उठा। वह अपने बारीक सुई को चादर पर चला रही थी। प्रसन्नता से उंगली की गति रुक गई और बोली, उस भ्रष्ट औरत से भगवान हमें बचाए। इन आंखों के सामने वह न आए। महादेव से मेरी यही प्रार्थना है। सन्नों की माँ तन्मय होकर अपनी तकली चला रही थी। किर किर किर। अब उसका ध्यान भंग हुआ। ऊपरी मन से वह बातें सुन रही थी। तकली में कटे हुए सूत को लपेटते हुए वो बोली, आम लेने में क्या हर्ज है? हाँ, पकवान भगवान होता तो दूसरी बात थी, आम तो फल होता है। दमयंती सुलग उठी। उसकी भौहें तन गई। वह सन्नों की माँ पर बरस पड़ी। सवाल या आम और पकवान का नहीं है। शकुंतला और जनक किशोरी ने अपना सिर हिलाकर इस बात का समर्थन दिया। इससे उत्साहित होकर दमयंती दुन्ने ओज से बोलने लगी, बात इतनी ही नहीं है सन्नों की माँ। देखना यह है कि पड़ोस के इस पाप का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। अपराधी को यदि दंड ना मिले तो एक दिन भी संसार टिक नहीं सकता है। उमानाथ की माँ अपनी मैके जाकर पाक साफ हो आई है, परंतु शुभंकरपुर का नाम इससे कितना कलंकित हुआ, ये भी तो सोचने वाली बात है। दम्मो फूफी आवेग में आ गई। बागों के हाथ से छूटकर हनुमान चालीसा जमीन पर गिर पड़ा। सन्नों की माँ ने कहा, तो अब क्या होगा इसका? इतना बड़ा कलंक क्या मामूली सजा है? रामपुर वाली चाची चाहती थी कि दमयंती और बोले। तकली छोड़कर उसने सन्नों की माँ का हाथ पकड़ लिया और कहा, पूरा पूरा कहने तो दो, पहले सुन लो, उसके बाद ना। दमयंती कहती गई, और क्या अब होगा? मर्दों का तो कोई ठिकाना है नहीं। अगर हम न रहे तो संसार में आचार विचार सब हट जाए। उमानाथ की माँ व्यभिचारिणी है, पतिता है, भ्रष्टा है, कुलटा है, छिनाल है। हाँ, उससे हमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। बोलचाल बंद कर देना चाहिए। बात विचार बंद, प्रत्येक विचार बंद। हाँ, उमानाथ और रतिनाथ दोनों बाप पुत्र यदि प्रायश्चित कर ले तो इस समाज में उसके लिए स्थान हो सकता है, परंतु उमानाथ की माँ को समाज में किसी भी हालत में क्षमा नहीं समाज कर सकता है। रामपुर वाली ने कहा, बिल्कुल ठीक, अपराधी की सजा मिलनी ही चाहिए। श्रोताओं, यहाँ आप देख रहे हैं महिलाओं की गोष्ठी है और महिलाओं के लिए कितना मतलब इन लोगों का विचार गंदा विचार है। कहते हैं कि उमानाथ के चाचा अगर आ जाए तो उनको क्षमा कर सकते हैं, लेकिन रतिनाथ की चाची को वो क्षमा नहीं कर सकते। थोड़ी देर तक ये गोष्ठी पर सन्नाटा छाया रहा। निस्तब्धता भंग करते हुए कोमल स्वर में दमो फूफी
से जनक किशोरी ने पूछा, उमानाथ की माँ को तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकती, उमानाथ की माँ भी तो प्रायश्चित करके शुद्ध हो सकती है। सन्नों की माँ ने जनक किशोरी की ओर देखा, मानो वह कह रही है कि तुम्हारी जिज्ञासा ठीक है, मैं भी यही जानना चाहती हूँ। उत्तर दिया दमयंती के बदले रामपुर वाली ने। वो बोली, प्रायश्चित की बातें तो पंडित ही बता सकते हैं, इससे एक दूसरे की इसमें किसी दूसरे के लिए रियायत थोड़ी ही हो सकती है। दमों ने चादर में जाली भरने का अपना काम खत्म कर दिया था। सुई को एक कागज में टसते हुए उसने कहा, रामपुर वाली की राय सही है, लेकिन खाली प्रायश्चित किसी काम का नहीं होता। जाति बिरादरी का दंड ही इस प्रकार के अपराधों को फिर से दोहराने की दवा का काम करता है। सामाजिक बहिष्कार तो उमानाथ की माँ का हर हालत में करना ही पड़ेगा। सन्नों की माँ ने कहा, और इस बात को लेकर गांव में दो दल हो जाए तो? इस प्रश्न पर सभी थोड़ी देर तक चुप रही। मौन भंग किया गया। रामपुर वाली ने उससे कहा, भले ही दो दल हो जाए, हमारा तो उमानाथ की माँ से किसी प्रकार का संपर्क न रहेगा। दमो फूफी ने मौन रहकर अपनी स्वीकृति इस पर दे दी। सन्नों की माँ उतनी मुंहजोर नहीं थी जितनी कि समझदार थी। रामपुर वाली अपने पति की दूसरी स्त्री थी। भोला पंडित ने पुत्र की लालसा में 45 की उम्र में दूसरी शादी की थी। पहली स्त्री भी अब तक मौजूद है। दोनों मुर्गियों की तरह आपस में लड़ती रहती है। रामपुर वाली को ही दुनिया विजयनी मानती है, क्योंकि अपनी सौत को इसने ऐसी करारी हार दी है कि बेचारी 5 साल से मैके में पड़ी है। यहाँ शुभंकरपुर के 5 घरों के स्टोलों में अब रामपुर वाली का एक छत्र राज है। झगड़ते झगड़ते अंत में गालियों के अपने जिन तीरों का इस्तेमाल करने लग जाती है, यहाँ उसका जिक्र न करना ही अच्छा है। एक बार भोला पंडित ने स्वयं ही अपने श्रीमुख से कहा था, पूर्व जन्म में बहुत बड़ा कर्तव्य मैंने किया होगा, जिससे रामपुर में अवतार लेने वाली यह चंडी मेरे घर आ गई। पंडित को जब बहुत गुस्सा चढ़ता है तो झोटा पकड़कर 4 लाख जमा देता है, और भगवान की कृपा से ऐसे अवसर इस दंपति के जीवन में अक्सर आया ही करते हैं। बागो कोयले की खान का हीरा है। कम बोलना, स्निग्ध और स्थिर आंखों से देखते रहना, मुस्कान और सौंदर्य बागो का यही परिचय है। जनक किशोरी और शकुंतला इंद्रमणि की वही लड़कियां हैं जिनकी ब्याह बिकौआ से हुआ था। दोनों बहनों का स्वभाव तीव्र था, परंतु बुद्धिमती होने से उनकी तीव्रता की बात नहीं थी, काम में जाहिर होती थी। एक का अपने चचेरे भाई से और दूसरे का कुल्ली राउत के जवान बेटे से गुप्त स्नेह संबंध था। 1.5 साल पर बिकौआ महाशय आ जाते थे। 1.5-2 मास रहकर फिर चले जाते थे। शकुंतला के 3 लड़के थे और जनक किशोरी के 1 लड़का और 1 लड़की। शकुंतला के पति की 7 लड़कियां हुई थी और जनक किशोरी के पति की 10। शकुंतला का तीसरा लड़का हूबहू उसके चचेरे भाई की शक्ल का था। जनक किशोरी की दोनों संतानें आकृति में कुल्ली राउत के परंपरा में आती थी। दमों के पिता की 2 शादियां हुई थी। पहली शादी से एकमात्र वही दमयंती हुई थी, दूसरे से 2 लड़के। पिता का नाम था विश्वनाथ और अभी वह नील माधव उपाध्याय के ही वे भी वंशज थे। जयनाथ के पिता और विश्वनाथ के चचेरे भाई थे। तांत्रिक साधना में दिलचस्पी लेने के कारण विश्वनाथ आजीवन रक्तांबरधारी थे। बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, दीप्त और प्रशस्त ललाट, सिंदूर का बड़ा सा टीका, लाल सुर्ख धोती, लाल जनेऊ, हाथ में हाथी के दांत के तरासे हुए दानों की सुंदर माला। विश्वनाथ का यह स्वरूप अब भी शुभंकरपुर में बहुतों को याद है। उन्हें लोग सिद्धि जी कहते थे। अपनी ढलती उम्र में ग्वालियर और इंदौर जाकर वे रुपये भी काफ़ी बटोर लाए थे। अपनी बाल विधवा पुत्री दमयंती को उन्होंने आग्रहपूर्वक यहीं रख लिया था। दमयंती के ससुराल वाले उस कोटि के ब्राह्मण थे जिन्हें अपनी परंपरा से चली आई मर्यादा का बहुत अधिक ख्याल रखता था, जिससे रग रग में राष्ट्रवाद और आस्तिकता भरे रहते थे और पूर्वजों की ज्ञान निधि के संरक्षण में बड़ा से बड़ा त्याग करते हुए जो हिचकते नहीं। जिनके साथ दमयंती का विवाह हुआ था उसका नाम था वाचस्पति पाठक। न्याय और व्याकरण के अद्वितीय विद्वान थे। 26 साल की उम्र में हैजे में उनका देहांत हो गया और अब वो दमों अपने पितृकुल में ही रहती आई है। अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा पिता उसके नाम चढ़ा गए थे। एक सम्मानित व्यक्ति की बुद्धिमती बेटी होते
होने के नाते गांव के सामाजिक जीवन में दमयंती का जो स्थान था वह अपेक्षणीय नहीं है। समाज समाजपतियों के कूटनीतिक शतरंज की वह एक खिलाड़ी थी, उसकी पैनी सूझ का लोहा सभी मानते हैं। इसीलिए उमानाथ की मां के संबंध में दम्मो फूफी का उक्त निर्णय बड़ा ही महत्व रखता था। तो श्रोताओं, आज मैंने ये 11वां एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आग्रह संपूर्ण एपिसोड को सुनिए और अपने मित्रों में इस सब को शेयर जरूर कीजिए। अंत में मैं वही बात कहता हूँ, हमारे श्रोता चाहे गांव में रहते हों या प्रदेश में जहाँ कहीं भी रहते हों, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनकनंदिनी जगदम्बा माँ वैदेही की कृपा आप लोगों पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।